नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और मेरे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ संवाददाता विवेक पांडे। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की। पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या है। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का सिलसिला। मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग में पदस्थ प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी अब सब पर भारी साबित हो रही हैं। वजह भी सरकार के सबसे ज़्यादा कमाई वाले विभाग में बड़े फेरबदल को लेकर है। सरकार की मंशा है कि फिर से शराब के वेयरहाउस निजी हाथों में दे दिए जाएं। इसको लेकर सरकार के मंत्री और कई अफसर चाहते हैं ये प्रस्ताव सरकार लागू करे, लेकिन पीएस ने इस मामले पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इसे लागू करने से फिर से शराब कारोबारियों की मोनोपोली बन जाएगी। इससे सरकार के रेवेन्यू पर भी फर्क पड़ेगा। इस नए बदलाव को लेकर मंत्रालय में भी शीत युद्ध चल रहा है। हालांकि पॉलिसी लागू करने के लिए मुख्य सचिव तक ने सहमति दे दी है। अब आखिरी फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को करना है। आपको बता दें, रस्तोगी 4 साल पहले भी सुर्खियों में रहीं। उन्होंने न सिर्फ मौजूदा सरकार बल्कि पीएम को भी निशाने में लिया था। मंत्रालय में पदस्थ विभाग बात रखने वाले अफसरों में उनकी गिनती होती है। तो इसी खबर को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे विवेक से। विवेक, हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी संकेत दे चुके हैं कि शराब पॉलिसी में बदलाव किया जाए। ये तो एक वेयरहाउस की बात हो गई, और भी बदलाव के कुछ संकेत मिल रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराब को लेकर सरकार को निशाने पर लेती हैं। लेकिन इसमें क्या अड़चन है? सिर्फ एक ही प्रस्ताव गया है या उसमें अन्य बदलाव भी हैं? देखिए, सरकार ने कुछ सालों पहले जो सरकारी वेयरहाउस थे उन्हें खुद के कब्जे पे रखा था और खुद ही शराब कारोबारियों को शराब दी जाती थी। डिस्टिलरी से सीधे सरकार शराब खरीदती थी, उसके बाद जो ठेकेदार थे वो शराब को खरीदते थे। लेकिन अब पूरी तरीके से एक ये नई बदलाव करने की कवायद जो है तैयारी की जा रही है। आबकारी विभाग की तरफ से ये प्रस्ताव गया है कि अब वेयर हाउस को फिर से निजी हाथों में दिया जाए। इसमें मुख्य सचिव ने जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के साथ बातचीत की थी और उस वक्त भी पीएस दीपाली रस्तोगी मौजूद थी, तो उन्होंने ये कहा कि 10 साल पुराने नियम को फिर से लागू करना, इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि ना वित्त मंत्री इस बात का जवाब दे पाए, ना ही मुख्य सचिव, और इसी के कारण दीपाली रस्तोगी ने साफ किया है कि इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने पिछली बार जब टेंडर जारी किए थे और मंत्री क्यों चाहते हैं इस बदलाव के पीछे? क्या ठेकेदारों और अफसरों और कुछ नेताओं का गठजोड़ हो गया है, या इससे बदलाव से क्या फायदे होंगे? देखिए, सरकार का सबसे रेवेन्यू अगर कोई विभाग देता है वो आबकारी विभाग है, और सबसे महत्वपूर्ण आबकारी इसलिए भी है कि ना सिर्फ सरकार बल्कि कुछ अफसर और कुछ मंत्री भी या विधायक या कुछ राजनेता भी इसी आबकारी और शराब कारोबार से जुड़े हुए हैं। ऐसे में और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निजी हाथों को दिए जाने से जो एक मोनोपोली बनती है वो फिर से मध्य प्रदेश में दिखाई देगी। अभी जो स्थिति है उसमें सरकार के विरोध में भी बातें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी अपनी बात कह चुकी हैं कि मध्य प्रदेश में शराब बंदी होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में शराब बंदी होगी तो इसका असर सरकार के रेवेन्यू पर आएगा। वो तो संभव ही नहीं है खैर, क्योंकि आपके पास आय के साधन बहुत कम है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में आप शराबबंदी एकदम लागू कर देंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन जो बदलाव की बार बार बात उठ रही है, बदलाव तो कुछ होना है। आपको लगता है कि ये जो प्रस्ताव गया है वो सरकार के हितैषी होगा, रेवेन्यू के मुफीद होगा, या कोई और वजह है? देखिए, अभी जो शराब खरीदी जाती है वो सरकार के जरिए ही कारोबारी खरीदते हैं और सरकार सीधे डिस्टिलरी से वेयर हाउस में रखवाती है और वहीं से वितरण होता है। अगर निजी हाथों को दिया जाए तो एक ही ब्रांड की जो शराब है वो ठेकेदार रखेंगे। ऐसे में एक जो सिंडिकेट बनने की आशंका है, जैसा कि मध्य प्रदेश में शराब को लेकर सिंडिकेट देखने के लिए मिला, लेकिन आबकारी नीतियों में कई बार बदलाव की वजह से वो सिंडिकेट टूटता भी, और यही सिंडिकेट बनने का एक कारण भी यही था कि राजनेताओं और सरकार को लाभ हो। लेकिन जैसे ही इस नए पॉलिसी को लागू किया जाएगा वो फिर से व्यवस्था उसी तरीके से हो जाएगी। हालांकि इसमें आबकारी बोर्ड बनाने की भी चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर निजी हाथों में वेयर हाउस दिया जाए तो इससे पहले आबकारी बोर्ड बनाया जाए, लेकिन सरकार इस बात पर सहमत नहीं है। हालांकि मुख्य सचिव ने अपनी तरीके से ये सुझाव वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखा था। आखिरी फैसला मुख्यमंत्री को लेना है, लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है कि दीपाली रस्तोगी को ये कारण नहीं पता चला है कि सरकार ने जब कुछ सालों पहले
निजी हाथों से सरकार ने खुद ही शराब बेचने का काम किया था, अब फिर से निजी हाथों को क्यों दिया जा रहा है, इसकी उन्हें सटीक वजह भी नहीं पता चल पा रही है। और ना ही मुख्य सचिव ने इस बात को लेकर कुछ बात ठोस तरीके से कही है जिससे अफसर जो है इस विरोध के सुर को खत्म कर दें। लेकिन यही बात है कि आखिर मुख्यमंत्री को ही इस बारे में फैसला लेना है, और 2 बैठकें हो चुकी हैं, आखिरी जब बैठक होगी इसमें यह फैसला हो जाएगा कि क्या निजी हाथों में वेयर हाउस दिए जाएंगे या फिर नहीं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री उसके नफ़ा नुकसान दोनों पहलुओं को देखेंगे, और जब 10 साल पहले ये बदलाव किया था उसमें कोई नुकसान नहीं है सरकार को, और फिर निजी हाथों से देने के बाद यदि नुकसान होता है, यदि कुछ हानि होती है, चाहे सरकारी स्तर पर, चाहे रेवेन्यू के स्तर पर, चाहे जो हम शराब के बारे में देख रहे हैं कि मिलावटी शराब बिकने लगती है, तो उसमें कहीं ना कहीं घालमेल होगा, तो सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और शायद अनुमति ना भी दे। इन पहलुओं पर विचार करने के बाद मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है, तो देखते हैं अब क्या निर्णय होता है। बहरहाल अब अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में अब कोयले के कारोबार में खाकी ने भी दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से सालों से व्यापार करने वाले कारोबारियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। भोपाल में क्राइम ब्रांच में पदस्थ रहे एक अफसर इसमें इंटरेस्टेड हैं। सिंगरौली जिले में कोयले का काम उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल यह है खाकी की दखलंदाजी कहीं उन्हें ही एजेंसियों के रडार पर न रख दे, क्योंकि मध्य प्रदेश में IAS और IPS अधिकारियों के काले कारनामे उजागर हो चुके हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं क्राइम ब्रांच में पदस्थ रहे अधिकारी की हरकतों की जानकारी पुलिस मुख्यालय तक पहुंच गई है। माना जा रहा है कि जांच के दायरे में उन्हें रखा जा सकता है। इससे पहले भी भिंड, ग्वालियर सहित कई जिलों के SP के तबादले भी इसलिए हो चुके हैं कि उनके तार खनन माफियाओं से जुड़े थे। वहीं प्रदेश में सबसे बड़ी कार्रवाई भी IAS जोशी दंपत्ति पर हुई, लेकिन अफसर फिर भी सबक लेने को तैयार नहीं है। ये अफसर अभी भी एक जांच एजेंसी जो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है उससे जुड़े हुए हैं। तो इसी खबर पर और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे विवेक से। विवेक, क्या वजह है कि अधिकारी हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह से कार्रवाई भी हो रही हैं, मध्य प्रदेश में हो चाहे पूरे देश में, लेकिन सबक नहीं लेते हैं? देखिए, ना सिर्फ अधिकारियों पे कार्रवाई हो रही है बल्कि उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए, लेकिन ये स्थिति फिलहाल मध्य प्रदेश में नहीं है। इसके पीछे की वजह है कि पिछले कई लंबे सालों से जो, जैसा कि टीनू अरविंद जोशी के मामले में देखने के लिए मिला, ज़मीन घोटाले को सरकार ने गंभीरता से लिया और फ़ौरन इनकम टैक्स हो या फिर ED इसने कार्रवाई की। लेकिन अब जो पुलिस हैं, पुलिस के अधिकारी हैं या बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, उनके कुछ अलग धंधे भी शुरू हो गए हैं और उन्हें ड्यूटी दी गई है पब्लिक सेक्टर के लोगों के लिए और सरकार की योजनाएं और तमाम जो लोगों से जुड़े हुए कामकाज हैं उन्हें पूरा करने के लिए। और इसी को लेकर अब जो काम अधिकारियों के हैं उसके साथ साथ कुछ लोगों ने निजी काम भी शुरू कर दी हैं। ऐसे में जो लोग सालों से काम करते आ रहे हैं, परंपरागत उनका व्यापार है, वो भी इस वजह से खतरे में है। और इसी बात की जानकारी भी पुलिस मुख्यालय को पहुंची है। हालांकि ये माना जा रहा है कि अंदरूनी जांच कराई जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो एक इनकम का सोर्स जब बढ़ जाता है तो सरकार ज़रूर ये देखती है कि आखिर सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और यही वजह से जो अंदर खाने की खबर है कि सिंगरौली ज़िले में ये काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में कोयला और खनिज इन दोनों संपदाओं को लेकर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट होता है। और ऐसे में अगर कोई बड़ा पावरफुल व्यक्ति काम करने लगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सालों से काम कर रहे हैं लोकल के व्यापारी हैं वो जरूर संकट पैदा होगा। और लेकिन ये रडार पर कैसे आएंगे विवेक? हम देखते हैं कि बहुत सारे अधिकारी इस तरह से काम करने लगे हैं, वो गठजोड़ बनाते हैं या दूसरों के नाम से, नाते रिश्तेदारों के नाम से व्यवसाय करते हैं, तो सीधे उन पर कैसे कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, ये फिलहाल चर्चा है और चर्चा नहीं बल्कि कई पुलिस के अधिकारियों की तरफ से भी ये फीडबैक है कि अधिकारी इस काम में जुटे हुए हैं, लेकिन सरकार इसकी जांच करा सकती है। यदि किसी भी व्यापारी या किसी भी व्यक्ति को इस बारे में जानकारी है या फिर उसको नुकसान होता है, सीधे तौर पर पुलिस मुख्यालय या एजेंसियों को जानकारी दे सकता है। उसके बाद जो फैक्ट्स वेरीफाई होंगे उसके आधार पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि PHQ खुद बड़े जिलों के SP हों या जो सीनियर मोस्ट अफसर हैं उन पे निगरानी करती है। निगरानी इस तरीके से करती है, उनके कामकाज की भी समीक्षा करती है। और जो एक तो ये कहा जाता है कि जासूस लगा दिए, बल्कि जासूस नहीं होते, विभाग के ही लोग होते हैं जो अधिकारियों तक बात पहुंचाते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि उन बातों के आधार पर भी कई मामले सामने आते हैं, जैसा कि पिछले दिनों राजधानी में देखने के लिए मिला। फेथ ग्रुप इनकम टैक्स की रेड हुई और उसके बाद कई राजनेताओं के नाम सामने आए, ब्यूरोक्रेट के नाम सामने आए। और इसी वजह से ये जो कनेक्शन देखने के लिए मिलता है कि अधिकारी जो है वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और ज़्यादा लालच के लिए जो है वो प्राइवेट काम करते हैं या किसी के नाम पे काम शुरू करते हैं। तो ऐसे में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा है, एक तो निष्पक्षता खत्म हो जाती है और दूसरा जब वो
खुद दूसरे काम में इन्वॉल्व रहेंगे तो फिर वो अपने विभाग का काम कैसे करेंगे। और सरकार को भी इसी बात से अंदाज़ा लग जाता है कि जो सरकार की ओर से निर्देश दिए गए उसका पालन नहीं हो रहा है, और पालन क्यों नहीं हो रहा है इसकी भी सरकार पड़ताल कराती है। और पुलिस मुख्यालय, विजिलेंस भी तमाम अधिकारियों और ऐसे जो बड़े सिस्टम होता है जो अधिकारियों पर निगरानी रखता है, जैसे विजिलेंस सिस्टम रहता है, सारे विभागों में रहता है। तो उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो अपना काम ईमानदारी से करें, दूसरे के व्यवसाय में दखलंदाजी ना करें, ऐसे अनैतिक काम ना करें जिससे उनको आगे दिक्कत हो। तो उम्मीद ये भी कर सकते हैं कि सरकार ऐसे अफसरों पर नज़र रखे होगी और निश्चित तौर पर जब सबूत मिलेंगे तो कार्रवाई करेगी। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। सरकार और उसके मंत्रियों के विभागों की ब्रांडिंग अब सोशल मीडिया पर नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने मुंबई की जिस निजी कंपनी को करोड़ों का भुगतान कर ब्रांडिंग करने का ठेका दिया था, वो कंपनी सरकार की मंशा पर खरी नहीं उतरी। पिछले साल भर से अधिक समय में सरकार ने 50 करोड़ रुपए तक खर्च कर चुकी है, लेकिन ब्रांडिंग की रिजल्ट देखकर सरकार ने यह निर्णय लिया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने खुद कंपनी से रिपोर्ट मांगी और पाया है कि सरकार की मंशा अनुसार कंपनी ने काम नहीं किया है। हालांकि कंपनी ने सरकारी विभागों के प्रमुख सचिव से सिफारिशें कराई, लेकिन सीएम के आदेश के बाद कंपनी को अपना काम बंद करना पड़ा है। मुंबई की कंपनी को मध्य प्रदेश से काफ़ी फायदा हुआ है, मगर सरकार को नुकसान हुआ है। कंपनी को ठेका और ब्रांडिंग का आइडिया देने वाले अफसर को भी सीएम ने फटकार लगाई। हालांकि अब यह काम सरकारी विभागों के बाबू और मंत्रियों को निजी सहायक से कराने की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि डिजिटल युग में भी ब्रांडिंग के लिए कंपनी हायर करना यह सिस्टम के बैठे हुए अफसरों के लिए भी शर्म की बात है, क्योंकि एक तरह सरकार डिजिटल इंडिया मिशन पर काम कर रही है, वहीं सोशल मीडिया पर सरकार की उपलब्धि बताने के लिए निजी कंपनी का सहारा लिया जा रहा है। तो इसी खबर पर आगे से और विस्तार से चर्चा करेंगे। विवेक, क्या वजह रही है, क्यों सफल नहीं हुई, जबकि हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा सफल हो जाती हैं, या ऐसी कंपनियों को हायर कर लिया गया जो कि किसी अफसर की करीबी होंगी और उतनी दक्ष नहीं रही होंगी? क्या वजह देखते हैं? देखिए, इस जो ब्रांडिंग का मॉडल है ये पूरे प्रदेश के लिए लागू किया गया। सभी विभाग के जो हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पे उन्हें एक्टिव किया गया। इसके अलावा कलेक्टर, एसपी, ये तमाम जो बड़े अधिकारी हैं इनको सोशल मीडिया में किस तरीके से लोगों तक पहुंच बनाई जाए, इसके अलावा जो उपलब्धि है या किसी तरीके की समस्या है तो लोग सोशल मीडिया के जरिए सरकार तक पहुंचा सके। और ना सिर्फ विभागों बल्कि मंत्री तक के सोशल मीडिया हैंडल बनाए गए, और इसका पूरा जो काम था ब्रांडिंग का वो एक निजी कंपनी को दिया गया, और करीब 1 साल से अधिक ये कंपनी काम भी कर चुकी है। सरकार इसे करोड़ों रुपए का भुगतान भी किया है। लेकिन पिछले दिनों जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्ट आए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फौरन ही मंत्रालय में बैठक बुलाई और उन कंपनी के तमाम जो लोग थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, उन्हें बुलाया। कंपनी ने आनन फानन में सभी विभाग और मंत्रियों की रिपोर्ट की, किसने सोशल मीडिया पे कौन कितना एक्टिव रहता है, क्या विभागों की उपलब्धि है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे ब्रांडिंग के मोटिव को बनाया गया था और सरकार ने बाकायदा कंपनी को टेंडर दिया था, ये कंपनी उस भरोसे पे उतर नहीं पाई। और मुख्यमंत्री ने बिना देरी करते हुए ये साफ तौर पे कहा कि अब ब्रांडिंग की मध्य प्रदेश को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट का दावा किया गया था कि 1 साल से अधिक समय के बाद मध्य प्रदेश में जो सोशल मीडिया के डिपार्टमेंट हैं उन्हें एक्टिव कर लिया जाएगा और वहाँ के लोगों के जरिए ही कामकाज कराया जाएगा। लेकिन कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो मुख्यमंत्री के मन मुताबिक नहीं था। जो उनसे वादा किया था कि 1 साल के बाद रिजल्ट ऐसा आएगा, लेकिन रिजल्ट कोई ठोस नहीं आया, और इसी लिहाज से मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कंपनी से किनारा करने के लिए कहा है। और जो सोशल मीडिया की जो तमाम कामकाज हैं वो या तो विभाग के आईटी के लोग करेंगे या फिर मंत्री की जो निज सहायक हैं उन्हें करने के लिए कहा गया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आज डिजिटल वे पे सब कुछ काम हो रहा है, लेन देन हो रहा है, इवन कि हम देख रहे हैं कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें डिजिटलाइज हैं। लोग कई बार थानों में एफआईआर कराने के लिए जाते हैं लेकिन एफआईआर नहीं होती, लेकिन सोशल मीडिया पे कई बार लिख देने से एफआईआर तक हुई है, एक्शन भी हुआ है। लेकिन ऐसे में किसी कंपनी के जरिए ब्रांडिंग कराना, ये पहले भी प्रोजेक्ट गलत ही था, जो अब सरकार को ये फैसला बदलना पड़ा है। और जो इस आइडिया को लेकर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिया था वो अफसर भी बैठक में कमोबेश मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर उनसे ये कहा कि ऐसी प्लानिंग जो है वो सरकार के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार का काफ़ी राजस्व उसमें खर्च हुआ लेकिन रिजल्ट ज़ीरो रहा। और ऐसे में अब जो कामकाज है वो आईटी विभाग करेगा। और जैसा कि मध्य प्रदेश में जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं उनका काम भी पहले निजी हाथों को दिया गया, बाद में मैप आईटी इसका काम संभाल रही थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो वेबसाइटें बनी हैं कई वो खुलती भी नहीं हैं, अपडेट नहीं होती हैं। तो ऐसी कंपनी को देने से क्या मतलब? इससे बेहतर ये नहीं होता है कि आप अपने जो निज सहायकों की बात कर रहे हो, जो आपने कर्मचारियों की बात कर रहे हो, जो आईटी सेल है आपकी, आईटी डिपार्टमेंट है, उसको और दक्ष करने की ज़रूरत थी। चाहे हम थाने से लेकर मंत्रालय तक
उन बाबुओं को, उन कर्मचारियों को क्यों नहीं दक्ष कर देते हैं कि वो लगातार अपडेट करते रहें, तो ज़्यादा बेहतर होगा उससे। लेकिन सरकार, जब हम देखते हैं कि किसी की ब्रांडिंग के चक्कर में या कोई अफसरों का अपना हित होता है तो वो इस तरह की कंपनी हायर कर लेते हैं, जबकि वो पैसा जो कंपनियों को देना था, यदि वो अपने ही कर्मचारियों को दक्ष करने में लगाया जाता, उनको ट्रेनिंग देने में लगाया जाता, तो ज़्यादा बेहतर होता। बिल्कुल, ये बात सही है कि सरकारी वेबसाइटों का जो क्रियान्वयन होना चाहिए, रियल टाइम डेटा अपलोड हो या उन्हें लोगों तक फीडबैक पहुंचाने का काम हो, वो 24 घंटे या 12 घंटे में रोज़ाना अपडेट की जानी चाहिए। लेकिन कई ऐसी वेबसाइट हैं जो सालों से अपडेट नहीं हुई हैं और पब्लिक के से लिहाज से वो जुड़ी हुई हैं। और एक जो सबसे बड़ा जो संकट है कि कर्मचारी दक्ष नहीं हो पाना। मंत्रालय सहित जो मुख्यमंत्री के ये निर्देश थे कि ई फाइलिंग मैनेजमेंट शुरू किया जाए, और ई फाइलिंग मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे बड़ी खामी यही है कि जो रीडर हैं, स्टेनो हैं या फिर उनके निसहायक हैं, पीए हैं, उनको तकनीक का ज्ञान नहीं है। और ये बात कई बार देखी जाती है कि देखिए, ज्ञान ना होना और ज्ञान हासिल ना करना, दोनों में अंतर है। आप चाहें तो हासिल कर सकते हैं उसको, आप ट्रेनिंग के माध्यम से आप उनको दक्ष बना सकते हैं, या एक एक व्यक्ति को इसकी या विभाग में जिम्मेदारी, जो थोड़ा बहुत भी जानकार हो उसको और ट्रेंड करवा कर जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए कि आपको वेबसाइट देखना है, आपको सोशल मीडिया देखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप लगातार अफसरों को अपडेट देते रहें। हम देखते हैं कई अफसर सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब विभाग के काम करने की बात आती है तो वही रोना रोया जाता है कि उनके कर्मचारी, उनके बाबू दक्ष नहीं हैं। बिल्कुल, ये स्थिति न सिर्फ सरकारी विभागों में है बल्कि अफसरों और मंत्रियों के सामने भी यही है। और पिछले दिनों ये देखा गया कि जब ई फाइलिंग मैनेजमेंट सिस्टम में देरी हुई तो विभाग के अंदर जो सालों पुराने बाबू थे, जो कागजी कार्रवाई में दक्ष थे और उन्हें भाषा का अच्छा ज्ञान था, किस तरीके से सरकारी कामकाज को पूरा करना है, उन्हें हटाकर और नए जो न्यू कमर्स भर्तियाँ हुई हैं, नए लोग हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई। और इसी का नतीजा रहा कि भाषा को बदला गया और उसके बाद प्रमुख सचिव स्तर के और अफसर उसमें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो जो लोगों को समझ में आए। क्यों हम उस पुराने ढर्रे पे चलते हैं? हमने पुलिस विभाग में देखा है, हमने सरकारी अफसरों में देखा है किस तरह से भाषा पुरानी चली आ रही है, जो कई बार लोगों को समझ में भी नहीं आती। देखिए, ये पूरा पैटर्न बना हुआ है और जो सरकारी सिस्टम है उसमें नियम और धाराएं और अधिसूचना का पूरा उल्लेख किया जाता है और इसी के आधार पर पत्र भी जारी होते हैं या किसी तरीके के निर्देश जारी होते हैं। लेकिन सरल भाषा को बदलने की कवायद शुरू हो गई है और ये जो कवायद है वो कलेक्टर स्तर के जो कामकाज है, कलेक्ट्रेट में जो काम होते हैं उनमें हो जाएगी। और जैसा कि सरकार ने ये फैसला किया था कि कई चीज़ों को जो आज की डेट में कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, खासतौर पर रेवेन्यू में, तो उन्हें बदला जाए जिससे लोगों को आसानी से जानकारी मिल सके। और रेवेन्यू ही नहीं बल्कि कई ऐसे विभाग हैं जो लोगों से सीधे कनेक्ट होते हैं और लोगों को कई बार समस्या इसी बात के लिए होती है कि जो वहाँ से आदेश होते हैं या किसी तरीके की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें इतना भाषा की पेचीदगी होती है कि लोगों को समझ में नहीं आता है। और इसी सरलीकरण को ध्यान में रखते हुए जो कलेक्ट्रेट के अंदर जो कामकाज का तरीका है उसे बदलने की तैयारी की जा रही है। खासतौर पे रेवेन्यू से जुड़े हुए कामकाज हैं जैसे कि ज़मीन के नामांतरण, बंटवारे, इनको सरल भाषा में करने की ज़रूरत है और इस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अफसर जरूर टेक्नो फ्रेंड होते हैं लेकिन कर्मचारियों को टेक्नो फ्रेंड क्यों नहीं कराते हैं? बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल है और उम्मीद तो यही की जा सकती है कि सरकार जो सरल भाषा का इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है वो पूरी तरह से लागू होगी। और उम्मीद तो ये भी कर सकते हैं कि बाकी की तरह ई फाइलिंग की जो आप बात कर रहे हैं वैसा ब्रांडिंग के मामले में भी ना हो। और यदि सरकार चाहती है कि उसके बाबू, कर्मचारी और निज सचिव ये काम करें तो उम्मीद है कि वो बेहतर करके दिखाने की कोशिश करेंगे, ना कि सिर्फ टाल मटोल की। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में अब तबादलों का दौर शुरू होने वाला है। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस वाले अफसरों को अच्छी पोस्टिंग का इनाम मिलेगा, तो कई अफसरों को लूप लाइन में भेजने की तैयारी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के साथ हुई हाई लेवल बैठक में ट्रांसफर पर चर्चा भी हुई। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर संभाग के कमिश्नर बदले जा सकते हैं। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक कलेक्टरों को जिले भी बदले जाएंगे। खास तौर पर मालवा और बिंद के जिलों के कलेक्टरों के तबादले होने के आसार हैं। माना जा रहा है कि रक्षाबंधन के पहले आईएएस अफसरों के तबादले होंगे और बारिश के बाद भी ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी होगी जिसमें कर्मचारियों के ट्रांसफ़र होंगे। इस बार प्रभारी मंत्री और विभागों के अधिकारियों को सरकार ट्रांसफ़र प्रक्रिया में शामिल करेगी। उन्हीं की अनुमति के बाद कर्मचारियों के तबादले होंगे। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग ने कलेक्टरों की सूची मुख्य सचिव को भी भेज दी है। आखिर में मुख्यमंत्री का आदेश जारी होगा
वहीं सूत्र बताते हैं कि सरकार ने अफसरों के कामकाज को लेकर रिव्यू भी किया है। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस वाले कलेक्टरों को मंत्रालय में बेहतर पोस्टिंग दी जा सकती है। इसमें उज्जैन और बुरहानपुर के कलेक्टरों के नाम शामिल हैं। वहीं जबलपुर, कटनी, मुरैना और ग्वालियर को लूप लाइन में भेजने की पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन कई जिलों में मंत्रियों के प्रभाव हैं। ऐसे में कलेक्टरों के तबादलों को लेकर उनसे भी राय मशवरा किया जाएगा। तबादले तो होना ही है विवेक जी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले तबादले होने वाले थे, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव आ गए तो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो आने वाली थी वो रोक दी गई, तो जो पॉलिसी नहीं आई तो तबादलों का लंबे समय से इंतज़ार है। और अब उस आधार पर भी तबादले होंगे, क्योंकि अगले साल सरकार चुनाव में जाने वाली है। तो कई लोगों को 3 साल 5 साल हो गए, तो वो कोशिश करेगी कि ऐसे अधिकारियों को पोस्ट किया जा सके जो चुनाव भी करा सकें। तो उस लिहाज से भी ये तबादले महत्वपूर्ण हैं। और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी, जैसा कि आपने कहा था, परफॉर्मेंस के आधार पर भी तबादले होंगे। तो ये प्रक्रिया कब तक शुरू हो जाएगी और कब तक चलेगी? देखिए, पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने बैठक की थी और इसमें मुख्य सचिव जीएडी के तमाम अफसर मौजूद थे और ख़ास तौर पर इसी बात को लेकर रिव्यू किया गया कि किन कलेक्टरों के परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। और जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में जो काम किया है कलेक्टरों ने, उसको लेकर भी तो रिव्यू किया मापदंड है। चुनाव में सफलता असफलता रहेगी या कलेक्टरों के कामकाज? देखिए, दोनों ही रहेंगे और ख़ास तौर पे उन कलेक्टरों को हटाया जा सकता है जिनका टेन्योर पूरा हो चुका है। और जो कई ऐसे इलाके हैं जैसे मालवा है, बुरहानपुर है और ये जो क्षेत्र है, यहाँ के कुछ कलेक्टरों के भोपाल, इंदौर भी शामिल है। यदि टर्नओवर की बात करेंगे तो वो भी फेरबदल में सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए, कमिश्नर तो तय है कि भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के बदले जा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कलेक्टरों के नाम जो है वो आगे नहीं बढ़े हैं। जीएडी ने जो सूची दी है उसमें फ़िलहाल कमिश्नर्स के जिक्र हैं और मालवा और बिंद के जो कलेक्टर हैं उन्हें बदला जा सकता है। उसमें करीब 1 दर्जन से अधिक जो कलेक्टर हैं उनकी सूची लगभग तैयार हो गई है और इस मामले की जानकारी जीएडी की तरफ से मुख्य सचिव कार्यालय को भी भेजी जा चुकी है। अब जो फैसला होना है वो रक्षाबंधन से पहले ही होगा और इसकी बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि यदि रक्षाबंधन के पहले अगर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं तो इसके फ़ौरन बाद कर दिए जाएंगे। और जैसे ही रक्षाबंधन का त्यौहार खत्म होगा, सरकार कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस बुला सकती है और उसी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री की तरफ से जो फीडबैक रहेगा, जिस तरीके से कामकाज का मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं और कई बार वो चूकते नहीं है कि बैठकों में भी कलेक्टर और या एसपी हो या कोई अन्य अधिकारी हो, उनको 2 टूक जवाब भी देते हैं। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि यदि रक्षाबंधन तक तबादले नहीं होते हैं तो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के बाद फ़ौरन ही हो जाएंगे। और उसके बाद जो इस बार जब चुनाव हो रहे थे, नगरीय निकाय के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव, इस बीच कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं आ पाई और बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को ट्रांसफ़र होने के बाद मुसीबत का सामना या बारिश में शिफ्टिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। सरकार ने इसे भी गंभीरता से लिया है। जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्री के साथ, तो जीएडी ने भी यही बात कही थी कि अभी फ़िलहाल अफसरों के ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों की पॉलिसी अभी नहीं लेकर आया जाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी बारिश के समय में परेशान होते हैं और बारिश के बाद ये पॉलिसी आ जाएगी। लेकिन इस पॉलिसी में एक छोटा सा बदलाव सरकार जरूर कर रही है। पहले प्रभारी मंत्रियों के पास प्रभाव होते थे और उन्हें जिम्मेदारी दी जाती थी, उनकी नोट शीट पर कर्मचारियों के तबादले हो जाते थे। और दूसरा, एक कर्मचारियों ने खुद एक पोर्टल, कर्मचारियों के लिए ट्रांसफ़र के लिए खुद एक विभागीय पोर्टल होता था, उसमें वो अपना अलग अलग आवेदन कर सकते थे। कि शिक्षा विभाग की अलग पॉलिसी होती है, पीएचक्यू की अलग होती है, कि उनने पोर्टल भी बनाए हैं छोटे कर्मचारियों को, ताकि जिनका एक टर्नओवर पूरा हो जाए वो वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ और भी पारदर्शितापूर्ण कार्रवाई होने वाली है नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में? बिल्कुल, पहले जो प्रभारी मंत्री थे जिले के, उन्हें ही ये अधिकार थे, लेकिन अब विभाग के अधिकारियों के पास भी पावर होंगे। कुछ प्रतिशत डिसाइड होगा कि कितने प्रतिशत का जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं वो जिला मंत्री, जो जिला प्रभारी मंत्री है वो कर सकते हैं, कितना विभाग के पास होगा। तो ऐसे में कर्मचारियों को दोहरी मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्हें या तो वो जिला प्रभारी मंत्री के जरिए अनुमोदन करा सकते हैं या नोट शीट लिख पा के विभाग तक पहुंच सकते हैं, या फिर जो ऑनलाइन सिस्टम बना हुआ है उसके जरिए आवेदन करके, और अधिकारियों के पास ये अधिकार होंगे कि कितने प्रतिशत, ये पॉलिसी में बाकायदा सरकार इसे वेरीफाई करेगी कितने प्रतिशत जिला प्रभारी मंत्री कर सकते हैं, कितना अधिकारियों के पास इसका जो है वो अधिकार रहेगा। तो इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में ये एक बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल, फिलहाल तो कर्मचारियों को राहत मिल गई है क्योंकि बारिश की वजह से उनके तबादले नहीं होंगे, लेकिन अफसरों की ज़रूर धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि उनके तबादले होने वाले हैं और जल्द ही इसकी सूची एक एक करके जारी होगी। अब चलते एक रोचक खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री को स्विमिंग पूल में
स्विमिंग पूल बनाने का मन कर रहा है, बंगले में बनाना चाहते हैं, उन्हें भा गया है। उन्होंने अपने सरकारी बंगले में ही बनाने की जिद पकड़ ली है। बाकायदा स्विमिंग पूल बनाने का काम भी शुरू हो गया है। भले ही इस बात की जानकारी मुख्य सचिव को ना हो, लेकिन मंत्री जी को तो स्विमिंग पूल चाहिए। दरअसल राजधानी के मंत्री और अफसरों के ठिकानों में एक ऐसा बंगला है जिसमें स्विमिंग पूल बना हुआ है। ठीक इसी की तर्ज पर सरकार के कुनबे में शामिल एक मंत्री भी अपने एक बंगले में बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब मंत्री जी की इस कवायद को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नियम है कि सरकारी बंगले में बदलाव करने के लिए मुख्य सचिव की कमेटी के पास प्रस्ताव भेजा जाता है, तभी कोई निर्णय होता है। लेकिन स्विमिंग पूल की अनुमति सिर्फ मुख्य सचिव के द्वारा ही दी जा सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या मुख्य सचिव ने पूल बनाने की अनुमति दे दी है या फिर मंत्री के दबदबे के चलते निर्माण किया जा रहा है। हालांकि पूल के लिए खुदाई का दौर जारी है। स्विमिंग पूल को लेकर छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मंत्री अजय चंद्राकर की भी काफ़ी किरकिरी हुई थी, यहाँ तक कि उन्होंने सरकारी बंगला भी छोड़ दिया था। क्या यही स्थिति सरकार के मंत्री की भी होने वाली है? इस गुप्त निर्माण कार्य को लेकर अफसर और राजनेताओं में चर्चा गर्म है। अगर स्विमिंग पूल बनता है तो क्या ये अफसर और मंत्री भी सरकार तक सिफारिश लेकर पहुँच जाएंगे? और आपके लिए हिंट दे देते हैं कि ये मंत्री इन दोनों खूब चर्चा में हैं और पावरफुल भी हैं। अब देखते हैं कि उनके मंसूबों भी पूरे होते हैं या उस पर पानी फिरता है। यदि पूरे होते हैं तो दूसरे कितने दावेदार हैं या प्रस्ताव लेकर सरकार के पास पहुंचते हैं, या फिर वो भी बिना अनुमति के इसी तरह से स्विमिंग पूल बनाने का निर्णय लेते हैं। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर्कथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।